ये आपके पास है, ये लास्ट अटेम्प्ट में जो पेपर आया है, ये वो पेपर है आपका, ठीक है, 2025 का। थोड़ा सा एनालिसिस करना है जितना हमने पढ़ लिया हुआ है, और फिर वो सवाल करते हैं जो अभी हम अपने मॉक की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको ना सेग्रीगेट करके दे दिया है कि आपने जो पेपर की तैयारी करनी है ना, वो कुछ इस तरह से करनी है कि नॉन करंट एसेट स्टैंडर्ड की अलग से तैयारी करनी है। वहां से समझो आपके 35 नंबर आने हैं, और आपने जितने भी कम नंबर लेने हैं ना, हमारी कोशिश होगी कि इसमें से 25 नंबर तो हमारे आ जाए, कम भी आ सकते हैं, 25 नंबर की मिनिमम हमने तैयारी हो जानी है हमारी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक सेट बनाकर दिया, इक्विटी वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला, फिर IS 8 वाला, फिर रेशो का, और 33 का, और एक फ्रेमवर्क का। ये 6 चैप्टर का मैंने आपको एक सेट बनाकर दिया। इसमें से ना भी समझो 35 नंबर हैं, और ये तो मैं तो कहता हूं चाहो तो आप 35 के 35 नंबर ले सकते हो, लेकिन सबसे कम नंबर इस सेट से आते हैं बच्चों। पता नहीं क्यों आते हैं, वो सिर्फ मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा ना लैक ऑफ फोकस की वजह से। मुश्किल तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इससे भी अगर आप 25 नंबर ले जाते हो तो यहां से आपके पास पासिंग मार्जिन इधर से ही है। उसके बाद आपके पास जो 2 टॉपिक बचते हैं, जिसका सवाल 2 सवाल पेपर में आते हैं, वो आपने बस करके आने हैं। इस दफा IS 7 का सवाल के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सवाल आएगा, मोस्ट प्रोबेबल कैश फ्लो। और एनपीओ का भी सवाल 8-10 नंबर का वो दे देता है, कभी ज्यादा कभी कम। ये 2 टॉपिक के अलग सेट हमने बना दिया, ठीक है। इसमें से भी वो 20 एक नंबर का मिनिमम पेपर दे देता है। बाकी जो MCQs और उसके अलावा वो सारी चीजें कवर आती हैं, कवर। इसमें से तो आप लोग आराम से 10 नंबर ले ही जाते हो मिनिमम। इसके अलावा आपके पास जो बोनस के तौर पर बच गया, वो MCQs भी बोनस के तौर पर बच गया, और ये 20 नंबर भी बोनस के तौर पर बच गया। मतलब आपके पास कोई 30 नंबर का ऐसा डाटा है, 30 से 35 नंबर का, वो जो बोनस है। बोनस से मुराद यह है कि उसमें आप जो मर्जी करो, दो थोड़े थोड़े नंबर बस अटेम्प्ट करके आना होता है। ये उन लोगों के लिए बात करता हूं जिनका पेपर अच्छा नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं, क्योंकि मेरा फोकस फिलहाल इन चैप्टर्स के ऊपर है बस। और मैं कहता हूं कि इसको पहले तैयार करके एंड पे सेट पर कर दो, और एंड पे भी जब पेपर तैयार करोगे, एंड पे भी इसको ही रिवाइज करके जाना है। यानी बाकी तैयार करके एंड पे फिर रिवीजन के लिए एंड पे इसको रखना है, इन 6 चैप्टर्स को रखना है। अब इस दफा जो चांसेस हैं, अगर हम देखें इस सवाल को, देखिए जो पहला सवाल आपका आया है ना, वो आया है बोरोइंग कॉस्ट से IS 23 से, जो कि इस दफा शायद ना आए। 8 नंबर का है, ये हो गया नॉन करंट एसेट का सवाल। फिर अगर आप अगला सवाल देखें तो वो कहता है कि कुछ क्यूरीज हैं, आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। कि वो कहता है कि ये है IS 7 का पार्ट, सिर्फ अंग्रेजी में सवालों के जवाब देने थे 6 नंबर का। इस दफा IS 7 का सवाल आएगा, डिस्कशन नहीं आएगी, प्रॉपर सवाल आएगा। उसके बाद अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं तो ये सवाल आपका आ गया ये रेशो का, ये हमारे सेट में से आ गया 8 नंबर का सवाल। इस बार 12 से 16 नंबर का सवाल आएगा रेशो में से। लास्ट टाइम 8 नंबर का आया है, अब 12 या 16 नंबर का रेशियो एनालिसिस का सवाल हमें। ये क्वेश्चन का नंबर क्या है जनाब? क्वेश्चन नंबर है 3। तो मैं साथ आपको देखूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में 25% लोग पास हो पाए, मतलब 25% लोगों ने 4 या 4 से ज्यादा नंबर लिए। 75% लोगों ने 4 नंबर भी नहीं ले सके। और इसमें ये जो ऊपर वाला सवाल था, यानी ये 3 नंबर जो इसके थे, ये तो फ्री के नंबर थे, वर्टिकल एनालिसिस लिखना था, और वो बिल्कुल 5 सेकंड में ही बंदे को पता चल जाता है कि वहां एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, एक वर्टिकल एनालिसिस होता है, कि एक सेल को सबके साथ कंपेयर करना होता है बस। तो ये तो 3 नंबर तो वैसे ही फ्री के थे इसके, लेकिन नहीं, बच्चों ने तो इस सवाल को वैसे करके नहीं गए होंगे, जिसकी वजह से बच्चे को रिजल्ट खराब है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है जनाब, वो IS 20 का आ गया, फिलहाल हम इसको भी नहीं देख रहे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है IS 8 का, आपके टेस्ट में भी आया था। आप इमेजिन करें 10 नंबर का सवाल है, वैसे 10 नंबर के सवाल के लिए ना 18 मिनट अलाउ होते हैं करने के लिए, और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में होने वाला सवाल था। आपने टेस्ट में भी देखा, अभी हम करते भी हैं, सिर्फ जिसको कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये सवाल 5 से 6 मिनट का था। अब लेकिन बच्चों ने क्या किया, यहां पर देखें, ये क्वेश्चन का नंबर 5वां था,
28% बच्चे इसमें से 5 नंबर ले सकें, मतलब 72% बच्चा 5 नंबर स्कोर नहीं कर सका इस सवाल। अभी हम सवाल करते भी हैं और आप देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या था, लेकिन बस उनसे मैं बात करूं जिन्होंने तैयारी की है। अभी जिन्होंने तैयारी नहीं की उनसे हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, चले जी, ये हमारे सेट में से सवाल आ गया। हमारे सेट में से 8 नंबर का आ गया रेशियो एनालिसिस का। अगर हम बात करें अपने सेट की, रेशियो का सवाल आ गया 8 नंबर का, और ये सवाल आ गया 10 नंबर का IS 8 का। और अब जो सवाल के चांसेस है वो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के हैं, या IS 8 दोबारा आ जाएगा, या स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी भी आएगा, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इस दफा आएगा। ठीक है, 8 नंबर का आ जाए, जितने नंबर का आ जाए। आगे देखिए जरा, ये आपके MCQs में है, और अगर हम MCQs की बात करें तो ये कैश फ्लो के MCQs कुछ गिवन है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो ये रेशियो एनालिसिस के MCQs है, 1 नंबर। फिर ये IS 8 का MCQs है, 1 नंबर। वो कहता है कौन सी चीज है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वैसे करके कर ही लेते हैं जाते जाते। An entity has received its government grant and is applying the deferred income method। पहली आपने गवर्नमेंट ग्रांट ली, जब हम पहली ग्रांट लेते हैं और उस पर जो मेथड अप्लाई करते हैं वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता, वो अप्लाइड अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। पहली दफा जब हम कोई मेथड अडॉप्ट करते हैं वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। फिर वो कहता है एंटिटी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी अप टू नाउ दे हैड बीन कैरीड इट्स यूजिंग कॉस्ट मॉडल। कहता अब तक तो वो रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर रहा था, अब वो चाहता है कि वो कॉस्ट मॉडल, ये है चेंज हो गया। एंड चेंज डेप्रिसिएशन मेथड एस्टिमेशन, एंटिटी इंक्रीज द अलाउंस, ये भी एस्टिमेशन है। 1 नंबर ये हमारा IS से 2 नंबर हो गए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का 1 नंबर, 3 नंबर हो गए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 2 नंबर, 5 नंबर हो गए। तो MCQs के अंदर इनमें से 5 नंबर कवर हो गए, जिसमें से 1 नंबर था रेशो का, 1 नंबर था, इसमें अलग अलग ही लिख लेते हैं, और 1 नंबर था IASB का, और 2 नंबर थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके होगी बात। और एक सवाल आया था IAS 33 से 16 नंबर का। अब जो उसने काम करना है उसमें पहले ही मैं बता रहा हूं, रेशियो से सवाल बड़ा आएगा, 33 से सवाल छोटा आएगा, ये नंबर रोटेट हो गए। और IASB से जो 1 नंबर का आएगा हो सकता है ये 4 नंबर तक चला जाए। IASB से सवाल आता है मैक्सिमम 2 दफा सवाल बड़े आए हैं, 1 दफा 7 नंबर का और 1 दफा 6 नंबर का। इससे बड़ा सवाल अभी तक नहीं आया, और इसके सिर्फ 2 लेक्चर्स, उसके बाहर आज तक सवाल नहीं आया। ठीक है, और वो भी तक ये नहीं कि कोई 2-2 घंटे के 2 लेक्चर्स हैं, 25-30 मिनट का एक लेक्चर है जिस उसमें ही कवर हो जाता है ये सारा। वो जो लिखा हुआ है ना वो सारी अंग्रेजी को हमने कंसाइज करना है, समराइज करके आगे लेकर जाना। अब इस ये मार्क्स काउंट करें जरा। तो ये 6 चैप्टर में से 39 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब इनके रिजल्ट भी देख ले। सबसे जो कम रिजल्ट आया इसका 25% रिजल्ट है जी, इसका 28% रिजल्ट आया जी, और इसका मेरे ख्याल में 61% रिजल्ट आया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 51%, यानी 51% बच्चे इसमें से 16 में से 8 या 8 से ज्यादा नंबर लेने में कामयाब हो गए। बिल्कुल ही आसान सवाल था, सीधा सा। मैं तो कहता 100% बच्चों को ये ठीक होना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे इन 6 चैप्टर पर पहले मैंने तैयारी करवाने के लिए 6 चैप्टर को पिक किया हुआ है, और इन 6 चैप्टर को कंप्लीट करवा के फिर हमने आगे जाना है, 2 चैप्टर को करना है, फिर वापस चले जाना है नॉन कंटेस्टेड के ऊपर। फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इन पर वापस आने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैंने 5 पेपर ही स्टार्ट करवा देने हैं। ठीक है, अब इनके अगर हम एग्जामिनर कमेंट सब पढ़ेंगे जब एक दफा सवाल हल कर लें।
ठीक है, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जो पहले जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने गलतियां कौन सी की है। तो सवाल करते हैं जनाब, आपके पास पास पेपर, तो जो मैंने आपको पास पेपर दिए हैं वो ही निकाल लें चाहे। वैसे तो कोशिश तो मैं करूंगा कि आपको ना मैं पेपर के फॉर्मेट में हल कराऊं ताकि आपको वो आई कैप की फीलिंग आना शुरू हो जाए, जैसे ये सवाल ऐसे हल किया वो इसी फॉर्मेट में हल करवाऊं। लेकिन आपके पास क्योंकि ये चीजें हैं तो इसलिए मैं ये यहां से शुरू करवा देता हूं। स्प्रिंग 2025 में ये आया रिटेन अर्निंग का सवाल, ये आपके पास पेपर में है, ये नहीं जो अभी मैंने टेस्ट लिया वो भी यही था। आपका ये टेस्ट रिवाइज भी यानी हल भी हो जाएगा और साथ हम हल भी कर भी देख कर भी। अच्छा, इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये बात बहुत जरूरी है। 10 नंबर का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5 था, कहता है प्रिपेयर रिटेन अर्निंग कॉलम, जो कि अपेयर होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, किस साल का, दिसंबर 2024 का, और कहता है कि भाई कंपैरेटिव फिगर भी बनाना है। इसका मतलब है हमने 2023 का काम भी करना है और 2024 का काम भी करना है। काम हुआ है, ये किसी अच्छे बंदे ने ना पहले ये बनाई हुई है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। कहता है कि एक जूनियर अकाउंटेंट है, उसने आपको पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाकर दे दिया है रिटेन अर्निंग का कॉलम। कहता है वो कहता है बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22, ये हो गया 1123 का 580। कहता है प्रॉफिट है 2023 का 2018, फाइनल कैश डिविडेंड 2023 का 180। पहली गलती हमें मिल गई, 2023 का फाइनल डिविडेंड कभी भी 2023 में रिकॉर्ड नहीं होता, ये आएगा 2024 में, ये उसकी तरफ से गलती मिली हमें। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 24, फाइनल कैश डिविडेंड 2024, तो ये फाइनल कैश है 2024 का फाइनल डिविडेंड, ये रिकॉर्ड ही नहीं होना था, जैसे तो 25 में रिकॉर्ड होना था। चलो, अगर वो इतना ही ठीक करना है ना तो सिर्फ 180 को नीचे ले आते हैं और 240 को निकाल देते हैं, अभी अगर करना है तो। आगे चलते हैं, कहता है मसला यह है कि दो गलतियां मिल गई। कहता है फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब होता है कि ये चीजें उसने रिकॉर्ड नहीं की, कंसीडर नहीं की। इट वाज आइडेंटिफाइड द इन्वेंटरी आइटम कॉस्टिंग 28 मिलियन हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग 2023, 28 मिलियन का स्टॉक बिक गया है, वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री 2023, वो 2023 के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल है। जो इन्वेंट्री बिक जाती है वो तो 2000, वो तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रहना चाहिए उसे, कहते हैं वो 2023 की इन्वेंट्री के अंदर शामिल है। और यहां पर लिखा हुआ है कॉस्टिंग, अगर यहां पर लिखा होता ना सेल तो फिर सीपीएस अप्लाई करके कॉस्ट भी निकालते हैं। तो यहां पर उसने कहा 28 मिलियन की कॉस्टिंग है हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल है, जो स्टॉक आपका बिक जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होना चाहिए। आपने 2023 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है, बात गलती पता चल गई। क्लोजिंग स्टॉक की गलती अगले साल के प्रॉफिट को भी खराब करती है और करंट ईयर के प्रॉफिट को भी खराब करती है, इस बात का अंदाजा है। क्लोजिंग स्टॉक गलत हो तो इस साल का प्रॉफिट भी गलत होता है, अगले साल का प्रॉफिट भी गलत होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हम ज्यादा लिखें तो सबा प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है? अगर हम क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा लिख बैठे तो हमारा प्रॉफिट ओवर ज्यादा हो जाएगा या कम? किसी ने नहीं बोलना। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। ये बात मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था कि कॉन्सेप्ट बताने के दो तरीके, पहले कॉन्सेप्ट बता दो, बाद में गलत बोलो तो चंबो। और एक और अच्छा तरीका क्या है, पहले थप्पड़ मारो फिर कॉन्सेप्ट बताओ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना भूलना, ये भी याद रह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है और ये हम सबको पता है। भला होता क्या है, पेपर में भी यही चीज होती है। एक दफा अपने ऊपर भरोसा रखें कि जो चीज आपसे पूछी जाती है वो आपको आती है। आपको सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम आता है कि आपको ऐसे लगता है कि ये चीज आपको नहीं आती, हालांकि ऐसा है नहीं, आप इसलिए कोई भी तुक्का मार देते हो। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए पहले फोकस करो सवाल क्या पूछा गया है, वो आपको आता होता है। आपने इंट्रो पास की है, अभी तक कितने लेक्चर्स लिए हैं, तो इसका मतलब है ये तो हमने कितनी दफा कहा है, ये आपको भी पता चल गया होगा कि हाँ ये बात ऐसे ही है,
कि क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक गलत लिख दिया है, इसका मतलब है उस साल का प्रॉफिट भी गलत है, आपने उसके अंदर एक ऐड किया हुआ है तो प्रॉफिट भी ज्यादा लिखा हुआ है, फिर अगले साल का प्रॉफिट कम लिखा हुआ है, 2023 का प्रॉफिट 28 मिलियन से ज्यादा लिखा हुआ है और 2024 का प्रॉफिट कम लिखा हुआ है। अब सही करो जरा, 2023 का प्रॉफिट कम कर दें और 2024 का प्रॉफिट, क्यों भला? आपने 2023 का क्लोजिंग स्टॉक 28 मिलियन से गलती से ज्यादा किया हुआ है, मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा किया हुआ है, तो माइनस कर दो। और अगले साल उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक का तो इफेक्ट ही बड़ा आसान है, उस साल क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन देख लो और अगले साल उल्टा कर दो। आगे चलते हैं, और ये एडजस्टमेंट तो एज इट इज बुक से आई थी, बुक में ये क्वेश्चन हमारा है, कहते इट वाज डिसाइडेड टू चेंज इन मेजरमेंट बेस। मेजरमेंट बेस चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन एस्टिमेशन है या पॉलिसी है? अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर जा रहे हो, इसका मतलब है पिछली सारी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है रिवर्स कर देंगे और फेयर वैल्यू गेन या लॉस है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और हम आई कैप का सोल्यूशन की तरफ ना जाया करो, क्योंकि आई कैप का सोल्यूशन कई एग्जामिनर बना रहे होते हैं, जिसने पेपर बनाया होता है उसने सोल्यूशन बनाया होता है, तो हर सफा कोई और एग्जामिनर होता है। आप एक पैटर्न बनाओ अपना, उसी पैटर्न पे अपने सवाल हल किया करो। अब हम इसको देखते हैं, सवाल हो गया, कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है वो कितने की थी? 750 मिलियन की। 30% उसके अंदर क्या थी? लैंड। 5% था डेप्रिसिएशन का रेट और फेयर वैल्यू है हर साल की, बताइए। ये इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि ये सवाल आपने टेस्ट में हल किया हुआ है, मैं कहता हूं आपका टाइम ना जाया हो, लेकिन जिसने नहीं किया ना तो वो पहले बार बार सवाल पढ़ेगा, फिर इस लेक्चर को चाहे दोबारा ले लेगा। डन। अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इसका हल करने की तरफ जाते हैं। पेपर में इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपका समझो पहला पेज है। पेज के ऊपर आपके ऐसे करके बना होंगे 3 बॉक्स, ये हर पेज के ऊपर होंगे। आपने यहां पर लिखना है 5, ये क्वेश्चन का नंबर हो गया। उसके बाद बिजनेस का नाम क्या है? वीएल। पेपर में पूरा लिख लेना, अभी मैं वीएल लिख देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आगे रिटेन अर्निंग कॉलम ओनली, ये चाहे नीचे लिख लेना या आगे लिख लेना, ये आपकी अपनी मर्जी है। रुपीज इन मिलियन, ये है आपका पेज सोल्यूशन वाला। अब उसके बाद आपने करनी है वर्किंग इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहां पर आप ऊपर लिख देना वर्किंग, वर्किंग नंबर 1। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो जो आपने खरीदी है वो कब खरीदी है? 1/4/21 को, 1/4/21, 1/4/21 को 750 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें 30% लैंड है। क्या लैंड को डेप्रिशिएट करेंगे? तो इसका मतलब है हम लेंगे इसका 500। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमें कहती है कि भाई पिछले सालों की जितनी भी अकाउंटिंग आपने की हुई है ना पहले, वो खत्म करो। ऐसे समझो शुरू से ही फेयर वैल्यू मॉडल था, तो जितनी आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो उसको खत्म कर दो। तो 31 दिसंबर 21 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 19.7 का कितनी अमाउंट आ गई? 505.3। फिर आ जाओ 31 दिसंबर 22 मल्टीप्लाइड बाय 5%,
25.3 कर लो, बताएं जी कितना? 480। 31 December 23 multiplied by 5%, 31 December 24 multiplied by 5%, 22.8। 22.8 है, 22.4 और नीचे तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। हाँ जी, डेफिनेशन आ गई। देखो ना, जिसको नहीं समझ लग रही ना तो उसके लिए तो खतरे की अलामत है, और जिसको समझ लग रही है उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं। हमने ये डेप्रिसिएशन, गलती नहीं है, पहले कॉस्ट मॉडल था, हम ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। अब वो कहता है ये तो कर देंगे रिवर्स, अब वो कहता है वो फेयर वैल्यू पे लेना था, तो फिर जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस है हमने वो कंसीडर कर लेना है। आओ जरा वो करते हैं, उसमें फेयर वैल्यू गिवन है 1421 को आपने एसेट खरीदा था 750 का, इसके अंदर लैंड शामिल रखते हैं। दिसंबर 21, 22, 23, 24, हाँ जी, दिसंबर 21 में फेयर वैल्यू कितनी बताइए? 770, 805, 790, 815, 770, 805, 790, 815। 2021 में 20 का फेयर वैल्यू गेन, 35 का गेन, 15 का लॉस, 25 का। सवाल आपका हो चुका है, 10 नंबर का ये सवाल था। अब आगे सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, यही वर्किंग थी जो वर्किंग इन्वॉल्व थी। जी किसी को सवाल है? चले, अब हम यहां पर वो अपनी पुरानी वर्किंग करते हैं। 2024, 2023, 2022 और 2021 डेप्रिसिएशन को कर लेते हैं रिवर्स। 2021 की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 25.3। ये हमारी डेप्रिसिएशन जो अभी हमने फाइंड किया है वर्किंग नंबर 1 से, यहां पर लिख लें वर्किंग नंबर 1, ये बजाते खुद वर्किंग नंबर 3 कह लो। फिर फेयर वैल्यू गेन या लॉस को ब्रैकेट में लिख देंगे, गेन को विदाउट ब्रैकेट लिखें। 2021 में 20 का फेयर वैल्यू गेन आया था, 2022 में 35 का, 15 का लॉस और 25 का। इन्वेंट्री 2023 के अंदर आपने ओवरस्टेट किया था, 2023 के अंदर, तो 2023 के अंदर ये माइनस हो जाएगा, तो 2024 में ये खत्म होगी बात। इफेक्ट फॉर द ईयर 39.7 कितना? 60। ओके होगी बात। अब कम्युलेटिव इफेक्ट तब लेना है जब हमने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट बना रहे, और याद रखें इसके ना जो कम्युलेटिव इफेक्ट होते हैं ना वो अलग अलग ले लिया करो, उससे ज्यादा बेहतर होता है। फार द ईयर तो इकट्ठा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी इस्तेमाल होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, और ये किसके अंदर इस्तेमाल होगी? इन्वेंट्री के अंदर। हाँ जी, सवाल मैं करने जा रहा हूं, आपने बस ये देखना है जो 2 साल के पिछले इफेक्ट हैं वो इकट्ठे करके ब्रॉड डाउन के अंदर एडजस्ट करते होते हैं, ये बात याद है। 2 साल से पहले जितने भी इफेक्ट हैं, 2 साल से पहले जितने भी इफेक्ट है उसका क्या करना है? प्रायर पीरियड इफेक्ट ले लेना, और इन 2 सालों को एडजस्ट कर देना। आओ जरा इनको प्लस कर लो, वैसे कितना बनता है?
आए जी, सबसे पहले आपने लिखना है बैलेंस एज एट 1/120 कितना, ये गिवन है, वो इधर गौर करो, बाद में बातें करें। अफेक्ट प्रायर पीरियड इफेक्ट क्या लिया करो, या इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, प्लस करना है माइनस, पहले ये ना लिखना भी गलती होती है। 1/120 प्रॉफिट 2023 कितना, जो गिवन कितना है 218 गिवन था, माइनस कर देना है, और ये है 199। और क्या 2023 का जो फाइनल डिविडेंड गिवन है इधर रिकॉर्ड करेंगे, खत्म। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर कितना, 879। उसके बाद वो हमने इफेक्ट फॉर द ईयर ले तो लिया है, ये कर्टन साइड में करना। अच्छा चले, आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो ना, वो इधर बातें ना करो, जिसने सवाल किया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उनको बातें करने का लाइसेंस मिल गया। अब आपने अगले साल आना है, मतलब कि करंट ईयर, इस साल का प्रॉफिट रीस्टेट कर देंगे। ये जो आपने -19 किया है ना, उसके अंदर वो 28 का भी इफेक्ट आ गया, फेयर वैल्यू का भी इफेक्ट आ गया, और डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट आ गया। वो एक ही दफा एक ही वर्किंग के अंदर हमने सब कुछ कर लिया। ठीक, ओ भाई कर लेना, डायरेक्ट कर लेना। मेन आपने अपने नेट प्रॉफिट को सही करना है, ठीक है। आप अपनी ये वर्किंग देख लो, ये वाली वर्किंग के अंदर जब हमने वो सारा एडजस्ट कर दिया है, तो इफेक्ट फॉर द ईयर डायरेक्ट एडजस्ट कर लो, या उसको अलग अलग करके यानी इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी का इफेक्ट अलग ले लो, बाकी का अलग ले लो। इसलिए तो आपसे गलती हो गई ना, कि जब आप लोगों ने एक साल का इफेक्ट तो ले लिया, अगले साल का इफेक्ट बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया, तो ये गलती होगी। अगर आप लोग इस वर्किंग में करते ना, तो ये वैसे ही बंदे की सेंस बन जाती है कि किसी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर को भी इफेक्ट करता है, अगले साल को भी इफेक्ट करता है। किसकी जी, जब भी पॉलिसी आती है ना, ये एरर हो, रेट्रोस्पेक्टिव लेना होता है। फिर एडजस्टमेंट करते वक्त लास्ट जो 2 साल होते हैं वो शो कर देते हैं, बाकी सबका इफेक्ट ब्रॉड और के अंदर एडजस्ट कर देते। हाँ जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट, वो भी साथ ही कर लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 196, प्लस कितना हो रहा है इफेक्ट के अंदर 75.8, ठीक है। आए जरा वापस 75.8 रीस्टेटेड लिखेंगे या नहीं, टोटल करें 271. और उसके बाद डिविडेंड फाइनल है ये 2023 का, और माइनस होगा वो 2024 के। बैलेंस एज एट दिसंबर 24 कितना 970. ये आपका 10 नंबर है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, और ये है क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट।
28%। अब इसमें जो आपके अबाव अजदाद करके आया है वो भी दिखाता हूं मैं आप लोगों के बाप दादा के काम। Examinees omitted the line item of effect of change in accounting policy from the retained earning column despite its being necessary under IAS 8। वो कहता है कि वो जो प्रायर पीरियड इफेक्ट है ना, कहता है वो नहीं लिया। एक चीज इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने ऊपर लिखा है ना, कहते हैं वो एग्जामिनीज ओमिटेड द लाइन आइटम, ये लाइन आइटम में नहीं लिखी जो कि कंपलसरी होती है। फिर वो कहता है फाइनल डिविडेंड 2023 वाज इनकरेक्टली प्रेजेंटेड इन 23 रादर देन इन 24 व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड। ये भी गलती बच्चों की है, वो कहता 2023 का 2023 में लिखा रहने दिया, 2024 का 2024 में लिखा रहने। Regarding the effect of correction of error related to the inventory, examinees added adjustment in profit 23 and reduced from profit 24 which was the opposite of the correct treatment। आप में से क्या किसने किया ऐसा? नहीं गलती से नहीं होगा ना, आपने अपने अबाव अजदाद को फॉलो किया। उन्होंने भी ये किया था, जो पहले पेपर देकर आए थे उन्होंने भी ये किया, तो उन्होंने भी गलती से किया है, कोई जानबूझ के थोड़ी करता है। नहीं ठीक है, वो कहते हैं ना वो अपने अबाव अजदाद के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। चलिए अब आ जाए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास IAS 33 का सॉरी। अच्छा ये सवाल भी 16 नंबर का पेपर में सवाल। मैं कहता हूं कि अगर इसमें 30% बच्चा पास हुआ है और वो 30% इसमें रिपीटर भी है, अब इमेजिन करें 26 नंबर तो यहां पर है ना ये वाले, और ये 26 नंबर आप देखना कि इसमें क्या मसाइल थे ज्यादातर। IAS 33 में है